बच्चों की किलकारी से घर चहकता है, महकता है और जब भी उन्हें कोई भी समस्या आती है तो ऐसा लगता है कि पूरा परिवार मायूस हो गया। तो आज क्यों ना आज के हम अपने हेल्थ शो में कुछ वो बातें करें जो कि बच्चों की सेहत से ही जुड़ी हों, स्पेशली अगर हम उनकी आंतों में सूजन से होने वाली समस्याओं के विषय में बात करें और बात करें सेलियाक रोग के विषय में। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के इस प्रोग्राम में क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जिनका मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगी कि मैम आपका बहुत समय कीमती है और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज हमारे साथ है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, प्रोफेसर डॉक्टर साधना लाल। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर। इट्स माय प्रिविलेज। क्योंकि जब भी बच्चों की बात आती है तो जितने बच्चे खास होते हैं उतने ही खास होते हैं बच्चों की डॉक्टर, क्योंकि वो उनकी हर भाषा समझते हैं, चाहे वो बोल रहे हैं या उनके शरीर की भाषा है। तो डॉक्टर, जैसे हमने शुरुआत में ही कहा था कि बच्चों की जो आंत की सूजन से जो समस्याएं बढ़ती हैं, स्पेसिफिकली अगर शुरुआत करें हम आईबीडी से, तो ये क्या समस्या है? देखिए, आईपीडी या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ आंतों की सूजिश है और अल्सरेशन और बीमारी उसके कारण होने वाली प्रॉब्लम्स को कहते हैं। और ये बीमारी ब्रॉडली दो तरह की मानी जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़। हिंदुस्तान में जो साउथ इंडिया को छोड़ करके अल्सरेटिव कोलाइटिस अधिक कॉमन है। अच्छा। पर अगर हम बच्चों की बात करें तो हमारे क्लिनिक में हम दोनों बराबर बराबर देखते हैं, क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस बराबर देखते हैं। और एक और जो इसके कंसेप्ट था पहले कि बच्चों में बहुत अनकॉमन है, पर एज अ होल आप देखें तो पिछले दो दशक के अंदर ये बीमारियां बहुत अब हमें ये मालूम है कि ये इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग प्रॉब्लम है बच्चों की भी, क्योंकि आजकल हम इसके बारे में कॉमनली बात कर रहे हैं। ये जी तो फिर आप हाँ, ये इसलिए कॉमन है, क्यों है? ये इतनी कॉमन नहीं होती थी। जैसे कि 2018 में जब मैंने टेक ओवर किया था एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तब हम साल में लगभग 7, 8, 9, 10 से ज़्यादा कभी मरीज़ नहीं देखते थे। अच्छा। एक साल में अब हम हर महीने 5 से 6 मरीज़ नए देखते हैं आईबीडी वाली बीमारी के। ओके। हाँ, तो ये एक तो रिकग्निशन बढ़ गया है कि हम ज़्यादा अवेयर हैं डॉक्टर्स इसके बारे में, इसलिए मालूम सबको ये ज़्यादा बीमारी के बारे में मालूम हो गया है। और कुछ इसका रिलेशनशिप है एक्चुअल इंक्रीज के अंदर, मतलब वास्तविक में ही ये बीमारियां बढ़ गई हैं। और पहले तो सिर्फ यही जानते थे कि बड़ों में होती हैं, पर अब बच्चों में भी ये पाई जाती हैं। बच्चों का मतलब है जो भी इंडिविजुअल 18 साल से कम उम्र का हो। तो ये बीमारी हम देखते हैं अपने क्लिनिक में 6 महीने की उम्र से लेकर के 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं इस बीमारी से ग्रस्त होकर। ओके। जैसे आपने बताया डॉक्टर कि अब कुछ पैटर्न ऐसा बदला है जिसकी वजह से पिछले 1 दशक से ये केसेस, 1 या 2 दशक से ये केसेस ज़्यादा आने शुरू हुए हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से। तो अब इसके पीछे के क्या इससे कोलाइटिस की भी संभावना बनी रहती है, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह डिफ़िकल्ट टू पिन डाउन, क्योंकि जो एक चीज़ तो समझने की ज़रूरत है, जो बच्चों की बीमारी होती है चाहे नाम उसका बड़ों की बीमारी से सिमिलर हो, एडल्ट में भी आईबीडी बोलते हैं, बच्चों में भी आईबीडी बोलते हैं, पर बच्चों की बीमारी का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। अब क्यों ये इंक्रीज हुई है, और खासकर मेरा एज ए पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ये कंसर्न है क्यों हम बच्चों में देख रहे हैं। पॉसिबली बिकॉज हमारे जो लाइफस्टाइल है जो अच्छी बात नहीं है, वेस्टर्नाइज हो गई। बहुत 2 दशक पहले रेस्टोरेंट्स में खाना, जंक फूड खाना इतना कॉमन नहीं होता था, पर अब ये चीज़ें बहुत प्रचलित हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो वन इज़ टू डू विद द डाइट, द यूज़ ऑफ कैंड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, रिफाइंड फूड्स। दूसरी चीज़ है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ उन चीज़ों का जो हमारे आंत के बैक्टीरिया को, अच्छे बैक्टीरिया को
नष्ट करके हानिकारक बैक्टीरिया को पैदा करते हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसे बदलते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी आंत को ही अटैक करना शुरू कर देता है। ओके। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में डिसबायोसिस कहते हैं। तो डिसबायोसिस जो आंत की डिसबायोसिस है उसके अंदर दो मेजर, आई थिंक ले पीपल के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दो मेजर चीज़ों का रोल है। एक तो है डाइट और दूसरा है जो हम ड्रग्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे को खांसी जुकाम हुआ, आप आपके कॉलोनी के या निकट के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो जो प्रूडेंट डॉक्टर है वो बिना बात पे एंटीबायोटिक्स नहीं देगा। बट आपको अब मालूम है कि हर डॉक्टर प्रूडेंट नहीं होता। Yes. और एंटीबायोटिक कई बार पेरेंट्स अपने आप ही एंटीबायोटिक्स खरीद के Quick बच्चे को के दे लिए, देंगे। हाँ। कोई फीवर हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुआ, डिस्पेंसरी डायरिया से हुआ, लिया और हमने बता दिया एंटीबायोटिक सिम्टम्स तो बता एक तो एंटीबायोटिक यूज है जो ये डिसबायोसिस क्रिएट करता है। और दूसरा जो और भी मेरे को अजीब और फ्राइटनिंग लगता है कि जो एसिड सप्रेसेंट्स होते हैं, आपको पता है वो खाली पेट लेने वाले जो दवाइयां हैं जैसे लैंसोप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल वगैरह, ये भी बच्चों में अब दी जाने लग गई हैं। हालांकि हम लोग एज पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमेशा एडवोकेट करते हैं कि ना एंटीबायोटिक बिना मतलब के दें, ना एसिड सप्रेसेंट बिना मतलब के दें। तो ये तीन चीजें हैं, डाइट एंड antibiotics and acid suppressants which may be major causes besides हमारी environment में बहुत changes हो रहे हैं, उसकी वजह से possibly हम ये बीमारी ज़्यादा देख रहे हैं। कितना बड़ा रीज़न है कि समवेयर हम कहते हैं ना कि समस्या कहाँ से आ रही है। समस्या हमारे घर से आ रही है, हमारी दिनचर्या से आ रही है, हमारी लाइफस्टाइल से आ रही है, या सो कॉल्ड जो हमें लगता है कि हमें समाज के साथ, सोसाइटी के साथ उतने ही तेज़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ना है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैक टू रूट हमारे लिए जाना ज़रूरी है। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल इज द कल्प्रिट मेजरली और मे बी द कल्प्रिट, क्या ये हेरिडिटरी भी हो सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चों की IBD आई टोल्ड यू डिफरेंट फ्रॉम द सो जो बच्चों में हम IBD देखते हैं, स्पेशली जो IBD 2 साल से कम उम्र के बच्चों में शुरुआत करती है। Okay. ये तो जानने की जरूरत सबको है कि ये बीमारी लाइफ लॉन्ग है। आप ये नहीं सोच सकते कि एक बार हो गई, डायग्नोसिस कंफर्म हो गया तो यू कैन विश इट अवे और ट्रीट इट अवे, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसी चीज़ है IBD जो लाइफ लॉन्ग रहती है और उसका लाइफ लॉन्ग अटेंशन, मेडिकल अटेंशन उसके लिए लेने की ज़रूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस ट्रीटमेंट। और किसी भी एज से शुरू हो सकती है ये बच्चों की IBD हम लोग एज यंग एज 2-3 महीने के बच्चे में भी कई बार डायग्नोज करते हैं। तो ये जो 2 साल से नीचे वाला जो IBD का ग्रुप है, इसमें लगभग ऑलमोस्ट आधे जो हैं ये जेनेटिक हो सकते हैं। इसका मतलब इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। सो जो जेनेटिक वाली IBD होती है वो बच्चों में ही पाई जाती है। मतलब हम लोगों की क्लिनिक में हम अब जेनेटिक टेस्ट भी करते हैं पिछले कुछ सालों से, तो बड़े बच्चों में नहीं हमें कुछ मिलता, पर हम छोटे बच्चों में जो टेस्ट करते हैं उसमें हमारे को जेनेटिक कॉजेज भी मिलते हैं। तो ये तो कुछ, हालांकि ये रेयर है, विच इज़ फॉर्चुनेट, बिकॉज ये जो जेनेटिक वाली IBD होती है समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। अच्छा मैम, आपने बीच में बताया था कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रह जाता है और उसमें पूरी लाइफ लॉन्ग आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। तो जब अगर इसके हम इलाज की बात करें, है ना, और पहले इसके इलाज के विषय में जानना चाहेंगे और इसके रेप्लिकेशन क्या क्या रहते हैं, वो भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करें। देखिए, ये बीमारी का रेप्लिकेशंस या कैसे प्रेजेंट करती है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। इसमें पेट में दर्द, लूज मोशंस, स्टूल के अंदर ब्लड, जैसे ये कॉमन सिम्टम होते हैं। वेट लॉस भी हो सकता है, खासकर क्रोन्स डिजीज के अंदर वेट लॉस भी होता है। बच्चे का कमज़ोर पड़ना, हमेशा अनवेल रहना, डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम भी कॉमन रहती है। डायरिया, पेट में दर्द, ब्लडी डायरिया, ये इसके 3 कार्डिनल सिम्टम हैं। डिफरेंसेस होते हैं क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लडी डायरिया 99% पेशेंट्स में पाया जाता है, क्रोन्स डिजीज में आधों में पाया जाता है। उसमें पेट में दर्द ज़्यादा होता है और दोनों की तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस, रेपरकशंस होती हैं बॉडी के अंदर जो काफ़ी स्थिति गड़बड़ कर देती है। क्योंकि बहुत बार कॉमनली बच्चे पेट में दर्द की समस्या पेरेंट्स को बताते हैं। उनको लगता है कभी कभी एक्सक्यूज है स्कूल से छुट्टी लेने का, और कभी ये भी बात आती है कि कहीं पेट में कीड़े तो नहीं है, हाथ क्लीनलीनेस की। सो
कॉमन थिंग्स फर्स्ट, डेफिनेटली अगर पेट में दर्द बच्चा बोलता है तो हमारा ध्यान पहले हाथ की सफाई, खाने की सफाई है कि नहीं, पीने की सफाई, पानी पीने की, जो पानी पीने का है उसकी सफाई है कि नहीं, उसके ऊपर ध्यान जाता है। बट अगर कोई भी सिम्टम, जैसे कि कभी आपको पता है कि हमारी गर्मी के गर्म देश है हमारा, और यहाँ पे छोटे बच्चों को खासकर डायरिया भी होता ही रहता है, 4-5 दफ़ा डायरिया हम आम मानते हैं कि हो सकता है बच्चे को। पर अगर कोई भी सिम्टम, जो चाहे पेट में दर्द है चाहे डायरिया है, वो अगर लगातार हो रहा है, जैसे हम कहते हैं वो रेड फ्लैग बन जाता है, लाल झंडी बन जाता है। किसी भी सिम्टम का बार बार रिपीटेडली होना रेड फ्लैग बन जाता है, खतरे की झंडी बन जाती है। सिमिलरली अगर पेट दर्द, डायरिया के साथ साथ वेट लॉस भी हो रहा है, जो हमारा क्रोन्स डिजीज है उसके अंदर जो स्टूल पास करने वाली जगह है उधर बहुत बुरे बुरे घाव बन जाते हैं, फिस्टुले बन जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो हमारे को सीरियसली सोचना पड़ता है कि बच्चे को शायद आईबीडी हो, और इसके लिए बच्चे को पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है। हर पेट दर्द आईबीडी नहीं होता, हर डायरिया आईबीडी नहीं होता। और अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वो जो नोशन होता है पेरेंट के दिमाग में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, पर कौन सा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, बच्चों का है कि अडल्ट्स का है? ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 11-12 साल का हो गया है, तो उसको शायद हम नॉर्मल जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास ले जाएं। पर जैसे आपने एक हल्का सा पहले भी बीच में पॉइंट रखा था कि जो एक्सपर्ट्स हैं जो अपने काम में, हाँ, वो शुरू से ही बड़ों के एक्सपर्ट्स हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पल्मोनरी। सिमिलरली बच्चों के भी एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, और सबको ये पेरेंट्स को खासकर समझना चाहिए कि बच्चे मिनी अडल्ट्स नहीं हैं। बच्चों की बीमारी नाम बेशक सेम हो, अप्रोच, ट्रीटमेंट सब डिफरेंट होता है। चाहे आपको बच्चे आपके कितने समझदार क्यों नहीं लग रहे, लेकिन उनके शरीर की तरफ से वो अभी भी बच्चे। मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से आप ये बात रिपीट जरूर करें। क्योंकि देखिए हम ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में पीडियाट्रिक्स बहुत वेल डेवलप्ड है। हमारे देश के पीडियाट्रिशियंस इंटरनेशनली बहुत वेल रिकग्नाइज्ड हैं कि बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है पीडियाट्रिक्स की। और बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की अगर जहाँ लगता है नाम क्रॉनिक बीमारी का, लाइफ लॉन्ग बीमारी का, पेरेंट्स को केयरफुली और स्टडीडली किसी टर्शरी केयर सेंटर में जहाँ पे बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट हों वहाँ पे ज़रूर दिखाना है, वो लेबल लगवाने की जगह। फॉर एग्जांपल हमारे क्लिनिक में बैठे बैठे अनफॉर्चुनेटली बच्चे आएंगे, ऊपर नीचे दोनों की एंडोस्कोपी हुई है, इतना मालूम नहीं कितना पैसा पेरेंट्स ने खर्च कर दिया, MRI, CT स्कैन सब कुछ हो गया, डायग्नोसिस नहीं बना या गलत डायग्नोसिस बन गया। अब बच्चे आते हैं जिनको सिंपल जो अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, जो नॉर्मल डिसेंट्री होता है वो होता है, उसको IBD का लेबल लग जाता है। फिर बच्चे को TB होता है तो क्रोन्स डिजीज का लेबल लग जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी पारखी नज़र से और एक्सपीरियंस के साथ ही, क्योंकि अगर डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो ट्रीटमेंट कैसे अननेसेसरी जाएगा और ट्रीटमेंट डेंजरस भी हो सकता है। क्योंकि इन बीमारियों को, जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि इनको इलाज कैसे करते हैं, इलाज के लिए फर्स्ट स्टेप होती है मुंह से देने वाली दवाइयाँ, हाँ जी, और फिर उसके बाद में एडवांस थेरेपीज आती हैं। डाइट का भी एक रोल होता है इसके इलाज के अंदर, पर एडवांस थेरेपीज पे जाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम बच्चों के एज अ पीडियाट्रिक दिस थिंग, मुझे फर्म बिलीफ है कि IBD को ट्रीट करने के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। माने बीमारी शुरू हुई, उसके बाद एक आपको विंडो मिलती है जिसके अंदर आप बीमारी को, जो नॉर्मल आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं जैसे कि दवाइयाँ हैं, मुंह से लेने वाली दवाइयाँ हैं जैसे कि 5 अमीनो सैलिसिलेट्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, इनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम कई बार ऐसे आती है कि बच्चा हमारे पास उस विंडो से निकल के आता है, तब जो वो बीमारी होती है जो एक्चुअली शायद ईजी टू ट्रीट हो जी, बिकॉज ये कंसेप्ट भी बहुत ज़रूरी है। ईजी टू ट्रीट बीमारी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट बन के हमारे पास पहुँचती है। तो वो जो सही डॉक्टर को सही समय पे दिखाना बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डायग्नोसिस करेक्ट होना चाहिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर है तो सही ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, और अगर नहीं है तो गलत ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए जिसके हार्म भी हो सकते हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये ज़रूर एक बार फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगी पेरेंट्स को, क्योंकि हम बच्चों के साथ रहते हैं, उनकी भाषा समझते हैं, उनकी दिनचर्या के साथ खाने से लेकर सोने से लेकर एवरी रूटीन हमें पता है, तो प्लीज़ उनकी बॉडी की भाषा समझें। और एक्सपर्ट डॉक्टर स्पेसिफिकली जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनमें भी आगे स्पेशलाइजेशन, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर साधना लाल हमारे साथ हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी इन पीडियाट्रिक्स। स्पेसिफिकली हमें यही ध्यान रखना है कि हम उन्हीं डॉक्टर को कंसल्ट करें। मैम, एक बार आपने बताया था कि डाइट के बारे में और इससे रिलेटेड, और एक मैं हाइजीन का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपसे पूछना चाहूँगी, फिर हम सेलियाक रोग के विषय में आपसे पूछना चाहेंगे। इससे पहले एक चीज़ मैं आई थिंक पेरेंट्स, आजकल तो पंजाब में ये बीमारी आईबीडी की बहुत प्रचलित है। पेरेंट्स को ये जानने की ज़रूरत है कि जो बच्चों की आईबीडी होती है वो बड़ों से कई बार ज़्यादा सिवियर होती है। ओके, सिवियर होती है। बच्चों में मैंने आपको बताया जेनेटिक भी होता है, तो जो खासकर जो जेनेटिकली डिटरमिन्ड होती है, या कई बार दूसरी तरह की जो बिगड़ी हुई बीमारी जो लेट आती है टर्शियरी सेंटर में, डिफिकल्ट टू ट्रीट बन के आती है, उसमें बायोलॉजिक्स या जो एडवांस टीके हैं या फिर जो नए नए ट्रीटमेंट्स हैं उन सर्जरी यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, एंड इसमें हाइजीन का भी कोई रोल होता है? इसमें डाइट और हाइजीन दोनों का रोल है। कुछ लोगों का ये मानना है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में अब क्लेanलीनेस ज़्यादा हो गई है, तो ये जो क्रोन्स डिजीज़ है खासकर, उसके अंदर उसका शायद कोई योगदान है, कोई योगदान है। और वन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज़ एक्चुअली फीडिंग बैक्टीरिया, और ये स्टूल जिसको माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, दिस इज एन इमर्जिंग ट्रीटमेंट है। पर ये जो चीज़ें हैं डाइट के अंदर खासकर जो हमें ध्यान रखना है कि मोटी मोटी बात, जो बैक टू द रूट्स लाइक यू सेड, कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, कैंड फूड है, रिफाइंड फूड है, दैट्स एन फ्रोजन फूड है, वो एब्सोल्यूट नो, दैट्स नॉट गुड फॉर एनीबडी। लगातार बार बार वही खाना बहुत सेहत के लिए, गट के बैक्टीरिया के लिए डिसबायोसिस क्रिएट करने के लिए, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। इनफैक्ट ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कि सिर्फ पेरेंट्स ना देखें, पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ में बिठा कर देखें। तो जंक फूड, चाइनीज फूड, एक्सेसिवली स्पाइसी फूड, दीज आर नॉट गुड फॉर द गट बैक्टीरिया। प्लस थिंग्स लाइक डीप फ्राइंग, एकदम वो खोलते हुए तेल में फ्राई करके खाना, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड, बहुत बुरा है। सिमिलरली जो ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन तो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, पर जो लोग मांस खाते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो रेड मीट्स होते हैं, जो जैसे बकरे का मीट होता है, दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट एक्सेसिव दूध पीना भी आईबीडी के लिए बुरा है। तो जनरली जो आईबीडी के पेरेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि जैसे जिस बच्चे को डायरिया होता है, हमारे माँ बाप क्या कहते थे, खिचड़ी खाओ, हाँ, चावल, it's better on the gut than the harder food. तो कर्ड हम लोग परमिट करते हैं, पर दूध परमिट नहीं करते ऐसे वाले बच्चों के लिए। सो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बड़ी प्यार से समझाकर और डीपली आपने पेरेंट्स तक मैसेज वी कैन डू अ लॉट एज अ सोसाइटी आल्सो, आई थिंक, बिकॉज ये बीमारी ऐसी है कि एक तो समझने की ये जरूरत है, एक तो बीमारी लाइफ लॉन्ग है, उस लेबल के नीचे ही फैमिली दब जाती है, बीमारी के सिम्टम्स, साइंस, इलनेस दबाती है, प्लस बीमारी को ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी दबाती है। तो कई बार जो पेरेंट होता है ये सोचता है कि मेरे बच्चे को लाइफ लॉन्ग बीमारी है, मैं डॉक्टर शॉपिंग करूं एक से दूसरे से तीसरे, फिर कहीं ना कहीं जा कर के वो फंस जाएगा। उन नई नई ट्रीटमेंट्स, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसके जैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, नए नए ट्रीटमेंट्स भी आ रहे हैं, पर वो जो नए नए ट्रीटमेंट्स हैं उनका पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता। अब कुछ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं गूगल करके कि उस देश में ऐसा है, ऐसा ये ड्रग है, तो पेरेंट्स को समझ आता नहीं है, जो वो देखते हैं, और जो डॉक्टर है उनको समझाता नहीं है। तो ये आईबीडी लाइफ लॉन्ग बीमारी है, तो पेरेंट्स का और पेशेंट का राइट है टू अंडरस्टैंड कि जो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट बीमारी है उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई नया ड्रग आएगा वो मैजिक बुलेट की तरह से एक्ट करेगा, सिर्फ एक्सपेंस ऐड करेगा। अब इसी ट्रैप में फंसते हैं, या उसके ट्रीटमेंट को लॉन्ग प्रोसेस कर सकते हैं, एज यू हैव मेंशन, उसको डिफिकल्ट में ले जा सकते हैं। मैजिक जो डिफिकल्ट टू ट्रीट या बुरी वाली आईबीडी है, उसमें जो नए नए तरह के जो ट्रीटमेंट आ रहे हैं, इंक्लूडिंग जो एक स्टूल ट्रांसप्लांटेशन लोग आके हमें पूछते हैं,
इट्स नॉट अ मैजिक बुलेट। हर आईबीडी के अंदर ये नहीं है कि आप डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है कोई एक चीज़ बनेगी जो ठीक कर देगी, ऐसा नहीं है। और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जो नई एडवांस ट्रीटमेंट है उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और अक्सर डॉक्टर हिंदुस्तान में मैंने देखा है पेशेंट एजुकेशन पे फोकस नहीं करते। और हमारा पीजीआई में स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में फोकस ये होता है मरीज़ को एजुकेट करना, बीमारी क्या है, आप डाइट के अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं और उस बीमारी से जूझने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो हर पेशेंट के अंदर कोई हमने जो ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रिगर होता है जो बीमारी को एकदम अचानक बढ़ा देगा। दवाइयों से कंट्रोल रखते हैं, फिर अचानक से बीमारी बढ़ जाएगी। तो ट्रिगर इन्फेक्शन हो सकता है, डाइट हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है। तो इस ट्रिगर्स पहचानने की ज़रूरत है। और सोशल सपोर्ट सिस्टम स्कूल्स नहीं समझते। कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं, एग्ज़ाम हुआ तो आईबीडी का फ्लेयर हो गया। तो स्कूल्स को भी इन बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि दे नीड, डोंट स्पॉइल एनीबडी, क्योंकि ये तो बीमारी साथ में रहनी है, बच्चे को बिगाड़ना नहीं है, पर उसको कोप करने के लिए सोसाइटी का, स्कूल का योगदान है। आपने बड़ा अच्छे से बताया कि हर जो कारक है, घटक है, कितने रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। अब मैम इस प्रोग्राम के सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, सेलिएक रोग के विषय में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये बच्चों में किस तरीके से होने वाला रोग है, इसके क्या कारण है और कैसा रोग है? अब जैसे आपको मैं बता रही थी कि सीलिएक, इसके आईबीडी के हम 4-5-6 मरीज हर महीने नए देखते हैं। जी जी। सीलिएक डिजीज के हर हफ्ते इतने मरीज हम नए देखते हैं। ये ज्यादा कॉमन है? ये 100 में से 1 में है। ओके। और ये बीमारी भी अनलाइक आईबीडी जो बच्चों में भी शुरू हो सकती है और बड़ों में भी शुरू हो सकती है, सीलिएक डिजीज जो है उसकी शुरुआत बच्चों से ही होती है। Okay. जब वो मिस हो जाती है चाइल्डहुड में तो जाके वो बड़े हो जाते हैं विद इल हेल्थ और फिर जाके कभी कभी उसका डायग्नोसिस होता है। Okay. तो ये गेहूं की एलर्जी होती है, उन पॉपुलेशंस में होती है जो नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन है उसमें होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि कोई बंगाली है या कोई साउथ इंडियन है उसमें ये कॉमनली पाई जाएगी, वहां पे इतनी कॉमन नहीं है। Okay. ये हमारे एरिया में हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, ओके, राजस्थान, ओके, इस जगह में, हिमाचल प्रदेश में ही कॉमन है। ये गेहूं खाने की वजह से होती है उन इंडिविजुअल्स में जिसमें थोड़ी जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हो। और फिर कुछ होता है वातावरण में, अगेन फिर वो ऑटोइम्यूनिटी हो जाती है, जैसे आंत को ही डैमेज करने लग जाती हैं अपनी एंटीबॉडीज। ओके। तो इसके बारे में भी जैसे आपने बताया था कि जो आईबीडी है वो 6 महीने से लेकर आगे तक कभी हो डायग्नोस हो जाती है। तो अगर सेलियाक की बात करें तो ये कब डायग्नोस होती है? ये डायग्नोसिस यूजुअली जो मीडियन एज है वो हम लोग देख रहे हैं अबाउट 5-6 साल होता है, अक्सर 5-6 साल। पर ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों में नहीं होती, जो जेनेटिकली ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री खासकर पॉजिटिव होती है और जिन बच्चों को खासकर माँ का दूध नहीं मिलता है, वो हमने पाया है, उनमें इन्फेंट्स में भी होती है, माने 2 साल से कम उम्र के बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। ओके मैम, क्या ये लीड करती है इंट्रोकोलाइटिस को भी? एंड कोलाइटिस नहीं होता, सीलिएक डिजीज में कोलाइटिस नहीं होता। है। नहीं होता। सीलिएक जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ पे हमारा खाना डाइजेस्ट होके पचता है और एसिमिलेट होता है बॉडी में, उधर की बीमारी है, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है, जिसमें खाने के जो अच्छे तत्व हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते क्योंकि लाइनिंग जो इंटेस्टाइन की है, जो विल्लाई है, वो डैमेज हो जाती है। तो इसकी वजह से इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो अगेन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डायरिया होता है। बच्चा जैसे बड़ा होता है डायरिया कम हो जाएगा। 10 साल के बच्चे में हम सिर्फ अबाउट 30% बच्चों में डायरिया देखते हैं, बाकियों में सब में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर हम अक्रॉस ऑल एजेस देखें। इससे बच्चों की ग्रोथ के ऊपर भी? बिल्कुल, ग्रोथ के ऊपर। जितना छोटा बच्चा खा रहा है वो उसको लग ही नहीं रहा। तो बच्चा जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है अगर सीवियर बीमारी हो। पर आजकल पेरेंट्स क्योंकि इस एरिया में कॉमन है, बहुत जागरूक है, तो उनको पता भी है कि ये पंजाबियों में होती है, हरियाणवियों में, तो वो जल्दी से अटेंशन सीख करते हैं, तो बीमारी जल्दी डायग्नोज होती है। तो ग्रोथ रिटार्डेशन इतनी आजकल हम नहीं देख रहे हैं जितनी हम 30 साल पहले देखते। ओके। तो आप इसके इलाज में क्या ये इलाज जो है, जो सीलिएक डिजीज है, जैसे कि हाइपरटेंशन बड़ी कॉमन है, डायबिटीज बड़ी कॉमन है। जी जी जी। एक तो चीज याद रखने की बात है कि ये बहुमुखिया राक्षस है, इसकी शक्ल उम्र के साथ बदलती रहती है। ओके।
बच्चों में लूज स्टूल्स, ग्रोथ की प्रॉब्लम्स और खून की कमी, बड़ों में होकर के बोन की प्रॉब्लम्स, पेट में दर्द रहना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, वैसे वाले Okay, सिम्टम्स आना, okay, तो शक्ल बदलती है। और प्रॉब्लम उसके साथ एक जो जरूरी जो समझने वाली बात है सीलिएक डिजीज के साथ कि इसका डायग्नोसिस बचपन में ही होना बहुत जरूरी है। Okay. क्योंकि जैसे इंसान बच्चे से बड़ा होता है इसका डायग्नोसिस बहुत कठिन होता है ओके और ज्यादा तो कठिन यानी किसी होता को अगर रहता है। बड़े हो के ऐसा लग रहा है कि उसको ये एलर्जी हो गई है तो इसका मतलब कहीं रूट बचपन से ही बचपन थे से ही लेकिन थे, डायग्नोज बीच में हुआ। दब जाता है। Okay. जो ये जवानी का पीरियड है, एडोलेसेंस जिसको हम कहते हैं, यंग हाँ एडल्टहुड, जी, इसमें हाँ जी। इसके सिम्टम्स बहुत दबे रहते माइल्ड हो हैं। जाते फिर हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ओह। जिसमें तरह तरह की होती है। शरीर का कोई भी अंग नहीं है जो ये बीमारी छोड़ती है, तो कई बार बहुत अजीब अजीब कॉम्प्लिकेशंस भी इसकी देखने में मिलती है। फॉर्चुनेटली बच्चे जिसका इलाज टाइम पे हो जाए वो इन कॉम्प्लिकेशंस से बच जाता है। तो ये जो अनडायग्नोज रह जाते हैं बच्चे, फिर दब जाएगी बीमारी और फिर एडल्ट होके उनको कॉम्प्लिकेशन होगी, उस स्टेज में फिर कई बार पता भी नहीं चलता कि असल में सीलिएक डिजीज है। सेलियाक डिजीज है तो तो इस ओनली द ग्लूटेन फ्री फूड। हाँ, सो इसका इलाज, दैट्स आई हाँ, इलाज, इंटरप्टेड हाँ, माई सेल्फ, जी। इसका जो इलाज है, आई फर्मली बिलीव कि ये पकड़ी जाए तो बीमारी नहीं मानना चाहिए। इट इज अ लाइफस्टाइल चेंज, Okay. इट इज एक्सक्लूजन। Of गेहूं और गेहूं से बनी हुई चीजों को अपनी डाइट से पूरी तरह निकालना। Okay, अब ये bread हो कैसे गया। निकालना है? हाँ, उसमें आ जाता है ब्रेड, रोटी, मैदा, सूजी, इनकी सबकी बनी हुई चीजें। इन इफेक्ट पैकेट में बनी हुई कोई भी चीज, हिंदुस्तान में भी पैकेट ग्लूटेन फ्री मिलता है, जी। पर हमारे क्लिनिक में हम लोग उसको एडवोकेट नहीं करते क्योंकि मल्टीपल रीजंस है। उसकी सेफ्टी प्रूवन नहीं है, रिग्रेस टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। एक प्रोडक्ट को ग्लूटेन फ्री करार देने से पहले वो रिग्रेस टेस्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, जो रिकमेंडेड है बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स में नॉन एग्जिस्टेंट है। Okay. तो और दूसरी बात यह, हमारी अधिकतर जनता जो 1 किलो आटा आप घर में बनाएंगे 35 रुपए किलो पड़ेगा, उसको काय को खरीदना 200 रुपए किलो, क्यों अपने ऊपर बोझ बनाना? बिकॉज जो प्योर ग्लूटेन फ्री है जी। उसकी रोटी फूलने नहीं वाली, सॉफ्ट सपाट नहीं होने रहेगी। वाली है, हाँ, वो सख्त हार्ड रहेगी। रहेगी। जैसे मक्की की रोटी हाँ जी, हाँ जी। फूलती नहीं है, तो वो बाजरा हार्ड या रहेगी, किसी की भी, बाजरा। हाँ। सो क्या हम बोलते हैं मरीजों को कि ये जवार, बाजरा, रागी, मिलेट्स। ये वाले 3 मिलेट्स जी। प्लस मक्की और चावल कभी कभी, ओके क्योंकि जो मक्की और चावल है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ब्लड शुगर हाई करने हाई। की क्षमता ज़्यादा होती है। Okay. तो वी आर वेरी लकी। जब हम विदेश में, मैं कभी जाती हूँ सीलिएक डिजीज़ के बारे में लेक्चर करने के लिए, तो वो मतलब आई फील सॉरी फॉर देम, क्योंकि उनके पास सबसे कॉमनली अवेलेबल सिर्फ चावल है और मक्की है। हमारे देश में ये कितने सारे और भी, और हमारे अनाज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमको अपने सामने धो के पीस के उनका आटा इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारी, आई थिंक हमने भी अपने बचपन में देखा है, बचपन में क्या 20 साल पहले तक मेरे मदर के घर में आटा खुद पिसता खुद था। पिसता था। तो दैट इज अ गुड हैबिट। वो आई एम टेलिंग यू, लाइक इन आईबीडी, बैक टू द रूट्स। ये जो फैड्स हैं, जंक फूड खाने का आदत है, बाहर पैकेट वाली चीज़ें खाने का आदत है, दैट इज़ व्हाट मेक्स दी कंप्लायंस टू ग्लूटेन फ्री डाइट डिफिकल्ट। अगर बच्चों को समझ आ जाए, पार्टिसिपेट करें बच्चे अपनी बीमारी के इलाज जी, में, जी, जी। पेरेंट्स समझदार हों, हाँ जी। अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन करें, रेगुलर टाइम्स पे खाना की आदत डालेंगे, नहीं कि 24 घंटे टीवी के सामने खाते रहना है। वो वाली हैबिट्स हैं जो इस बीमारी को डिफिकल्ट टू ट्रीट बनाएंगी। पर अगर बच्चे ने डिसिप्लिन रहना है, घर का बना हुआ खाना खाना है, टाइम पे खाना खाना है, और मदर सिर्फ एक कष्ट मदर को उठाना है। एक तो वो पीसना जो है वो इतना बिग डील नहीं होता। हमारे सारे पेरेंट्स अपने आटा घर में पीसते हैं, 2 हफ्ते में एक दफा पीस के अलग अलग डब्बों में डाल देना है। इट इज द मदर, वो कभी कभी जैसे बिगाड़ना नहीं है, जैसे मैंने जी, कहा जी, किसी जी। भी क्रॉनिक डिजीज में बच्चे को बिगाड़ोगे तो वो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो उसको हेल्दी स्नैक्स, घर में बने हुए स्नैक्स वैरायटी के लिए बना के दे, टिफिन में और घर के अंदर। बहुत सही तरीके से, बहुत प्यार से और सहजता के साथ डॉक्टर लाल आपने ये सब बातें बताई कि हम बैक टू द रूट्स रहें
और इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बच्चों को एक अच्छी सेहत का आशीर्वाद हमेशा देंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए मैं तहे दिल से निधि आपका धन्यवाद कहती हूँ। ये कार्यक्रम को आप हमारे सैटेलाइट चैनल के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा के साथ जुड़कर ज़रूर देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में अपना साथ देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।